अस्सलाम वालेकुम। आज हम ईटा एमडी कैट पेपर 2022 का बायोलॉजी पोर्शन का जो अबाउट 30 एमसीक्यूज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास पहला एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरसेस। इनमें से कौन सा करेक्टर वायरसेस का नहीं है। तो जब वायरस डिस्कवर हुए थे, जो अमेरिकन बायोलॉजिस्ट या वायरोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किए थे 1935 में, मतलब सबसे पहला जो वायरस डिस्कवर हुआ था टोबैको मोज़ेक वायरस, तो उसमें यही चीज़ देखी गई थी कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ये ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो रिप्रोड्यूस तो करते हैं लेकिन सांस नहीं लेते, एक्सक्रेशन नहीं करते, इसके अलावा ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। तो इसमें जैसे आंसर की में दिया हुआ है, करेक्ट आंसर सी है कि दे डू नॉट हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। इनमें जो उन्होंने पूछा है नॉट करेक्टरिस्टिक्स, तो इनमें सारे तो इनके करेक्टर है लेकिन सी वाला इनका करेक्टर नहीं है। अगर हम अल्फ़ा में देखें तो ये रेस्पायर नहीं करते। हम रेस्पायरेशन में ये कह सकते हैं कि जो एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स है वो रेस्पायरेशन का प्रोसेस करते हैं, यानी इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और उसके अलावा एक्सक्रेशन या एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हम इसी तरह एक्सक्रेशन में अगर हम देखें तो हम जैसे एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अमीबा देख लें, उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं एक्सक्रेशन के लिए। इसी तरह जो स्पॉन्जिस होते हैं उनमें भी कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होते हैं जिसको हम क्वाइनोफ्लैजिलेट्स कहते हैं। हाइड्रा में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। सिमिलरली प्लानेरिया में प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स होते हैं, हमने एफएससी की बुक में पढ़ा है। नीमाटोड्स या एनिलीड में नेफ्रीडिया या मेटानेफ्रीडिया होते हैं। इसी तरह आर्थ्रोपोड जैसे आपने कॉकरोच का पूरा सिस्टम रीड किया हुआ है। अकाइनोडर्म्स में कैनाल्स होते हैं। कोडेट्स जैसे ह्यूमन है, इनमें किडनी और ये सारा प्रोसेस होता है। तो एक्सक्रेशन और रेस्पायरेशन जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के फंडामेंटल प्रोसेस हैं जो कि वायरसेस में नहीं होते, इसलिए इनको नॉन लिविंग भी कंसीडर किया जाता है। और ये क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस शो करते हैं। क्रिस्टलाइज सिर्फ नॉन लिविंग चीज़ें ही करती हैं। तो इस पे चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा। MCQ 2 है, इन 1935 WM स्टैनले प्रिपेयर्ड एन एक्सट्रैक्ट ऑफ। तो जो स्टैनले था उसने टोबैको मोज़ेक वायरस का जो एक्सट्रैक्ट था वो प्रिपेयर किया था। ये अमेरिका का बायोकेमिस्ट या वायरोलॉजिस्ट था। सबसे पहले ये जो एजेंट्स या वायरसेस थे ना, ये ऑब्जर्व किए थे एवनोस्की ने। ये रशियन साइंटिस्ट था, उसने 1892 में देखे थे। जस्ट उसने देखे, इस तरह कह सकते हैं कि उसने कहा कि पानी में या किसी भी चीज़ में अगर हम देखते हैं तो बैक्टीरिया भी अगर हम डालें तो लाइटिक एक्टिविटी होती है कि बैक्टीरिया अचानक सारे ही मर जाते हैं। उनको ये वजह नहीं उसकी मतलब प्रॉपरली पता चली, लेकिन बाद में 1935 में जब स्टैनले ने वायरस जो टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलाइज किया यानी प्रॉपरली डिस्कवर किया, तो तब इसकी सारी जो वजह थी वो पता चली थी। तो टोबैको मोज़ेक वायरस था वो पहला वायरस। नेक्स्ट है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV। पार्टिकल्स सराउंड विद द कोट नोन एज वायरल इन्वेलप और अ मेम्ब्रेन मेड ऑफ। तो ये एक सिंपल चीज़ है कि वायरस के गिर्द जो भी मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि वो खुद नहीं कुछ भी बना सकते, मतलब अपनी मशीनरी नहीं है उनके पास सिवाय उनके जीनोम के, तो उसके अलावा जो भी चीज़ें उसके पास आती है उसके होस्ट की तरफ से आती हैं। तो उसकी जो मेम्ब्रेन है वो दरअसल उसने अपने होस्ट की मेम्ब्रेन से ली है या फिर अपने होस्ट से ली है। तो जैसी होस्ट की मेम्ब्रेन होगी वैसी उसी की मेम्ब्रेन होगी। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपोप्रोटीन इन नेचर होती है। तो सिमिलरली ये जो वायरसेस की मेम्ब्रेन होती है ये भी लिपोप्रोटीन इन नेचर होती है। द वर्ड हेपाटाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ। अच्छा, कुछ वर्ड्स होते हैं जो स्पेसिफिक ऑर्गन्स के साथ हम रिलेट करते हैं, वो वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। पूरी बुक में अगर आप देखें तो आप खुद भी एक्टिविटी कर सकते हैं कि अपनी सारी बुक से कुछ वर्ड्स जो हैं वो कंपाइल करें और देखें कौन सा वर्ड किस ऑर्गन के लिए यूज़ होता है। कुछ एग्जांपल्स जैसे मैं आपको देती हूँ कि लीवर के लिए हम हिपा वर्ड यूज़ करते हैं, हिपैटिक या हिपा, ठीक है। इसी तरह हार्ट के लिए कार्डी या कार्डिया का वर्ड यूज़ होता है। और इसी तरह इंटेस्टाइन के लिए एंटेरो का वर्ड यूज़ होता है, एंटेरो, ENTERO। और रैनी या नेफ्रो का वर्ड किडनी के लिए यूज़ होता है। सिमिलरली जो टेस्टीज़ हैं उनके लिए ऑर्काइडो का वर्ड यूज़ होता है और स्टोमिक के लिए गैस्ट्रो का वर्ड यूज़ होता है। इसी तरह आपने अपनी बुक में देखा होगा कि जो टीथ होते हैं इनके लिए डेंटो का वर्ड यूज़ होता है, डेंटिस्ट नहीं होते, डेंटो का वर्ड यूज़ होता है। इसी तरह जो आपका माउथ होता है उसके लिए स्टोमेटो का वर्ड यूज़ होता है। स्किन के लिए डर्मा का वर्ड यूज़ होता है। बोन के लिए ओस्टियो यूज़ होता है। ब्लैडर के लिए सिस्टो यूज़ होता है। लंग्स के लिए निमोनो यूज़ होता है। इसी तरह जो ब्लड है उसको हीमो या ईमिया यूज़ होता है उसके लिए। तो इस तरह काफ़ी वर्ड्स जो हैं जो आपकी बुक में डिफरेंट प्लेसेस पे यूज़ किए हुए हैं।
मैंने मैक्सिमम तो बता दिया, लेकिन काफ़ी ऐसे भी होंगे जो मैं स्किप भी कर गई होंगी क्योंकि मैंने फुली नहीं देखी बुक को। तो आप अपनी बुक को एक दफ़ा सही तरह देखिए और उसमें सारे जो वर्ड्स हैं उनको एक जगह कंपाइल करके, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलती है। यहाँ पे जो हेपेटाइटिस है इसका जो मीनिंग है वो लीवर है, ठीक है। द रिजल्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन इज़ मेजर्ड अबाउट। तो जो न्यूरॉन होते हैं उनकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है, एक एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है। तो जो रेस्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल या एक्टिव या एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो उनके सराउंडिंग से रिलेटिव होता है कि सराउंडिंग इन्वायरमेंट कैसा है। तो हम ए को कह देते हैं कि वो -70 होते हैं, दूसरा +50 या +40 या हम इसने मिली वोल्ट में कह देते हैं। तो जो रेस्टिंग होता है वो -70 मिली वोल्ट होता है। इसमें क्या होता है कि जो सोडियम के चैनल्स होते हैं, इसी तरह जो पोटाशियम के गेट्स और चैनल्स दोनों चीज़ें ये क्लोज होती हैं। मतलब गेट्स भी जो पैसिव मूवमेंट शो करते हैं वो भी क्लोज होते हैं, चैनल्स भी क्लोज होते हैं। इसी तरह सोडियम बाहर की साइड पे ज़्यादा होते हैं। और अगर हम एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में देखें तो उसमें राइज एंड फॉल मूवमेंट होती है कि मतलब कभी पोटेंशियल +40 पे चला गया, +50 पे चला गया, वो बहुत ज़्यादा ना एक्टिव या राइज एंड फॉल मूवमेंट्स होती है। और उसमें सोडियम गेट्स ओपन होते हैं लेकिन पोटेशियम के गेट्स उसमें भी बंद होते हैं। उसमें सोडियम का इन्फ्लक्स ज़्यादा हो रहा होता है, तो वो हमारे पास एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। उसमें जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें ग्लूकोज को एनर्जी में, वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, सिंपल है। इसमें उन्होंने जो चीज़ पूछी है वो एनर्जी की यील्ड है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो इसकी कैलकुलेशन सिंपल है, इसकी कैलकुलेशन वेरी कर सकती है, लाइक आपका 38 आंसर आए या 36 आंसर आए। तो मतलब जो ज़्यादातर जो यूकैरियोट्स में होता है ना वो हम 38 को ज़्यादा एक्यूरेट कहते हैं, लेकिन 36 को भी हम मानते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं है। तो इसकी अगर मैं आपको कैलकुलेशन बताऊँ तो सबसे पहले हमारे पास ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है जिसमें 2 NADH बनते हैं हमारे पास, और जो नेट ATP आते हैं वो 2 नेट ATP आते हैं। तो इसके अलावा 2 NADH एक साथ हो गए। इसके अलावा पायरोवेट की जो होती है डिकार्बोक्सिलेशन उसमें 2, क्योंकि 2 दफ़ा होनी है तो उसमें 2 NADH आ गए। क्रेब्स साइकिल में 2 दफ़ा चलना है तो उससे 6 NADH आ गए। तो अभी तक हमारे पास जो NADH आए हैं वो कितने आए हैं, 10 NADH आ चुके हैं कि 10 NADH हमने ले लिए। और इसी तरह हमारे पास अगर FADH देखें तो वो सिर्फ 2 हैं जो क्रेब साइकिल से आते हैं। और ATP देखें तो ATP 2 ग्लाइकोलिसिस से आ रहे हैं, और जो 2 ATP हैं क्योंकि क्रेब साइकिल 2 दफ़ा चल रहा है तो वो क्रेब साइकिल से आ रहे हैं। तो इस तरह अगर हम ओवरऑल कैलकुलेशन करें तो हमारे पास जो NADH है वो 10 है, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें, इसी तरह प्लस करें 2 ATP, प्लस करें 4 ATP फ्रॉम 2 FADH और प्लस 2 ATP। तो इस तरह हमारे ये 36 to 38 जो है वो ATP आते हैं। इसमें ये चेंज आता है कि कुछ जो कैलकुलेशंस हैं उसमें ये होता है कि जो ATP प्रोडक्शन हो रही होती है ना NADH से वो 2.5 ATPs कंसिडर करते हैं, और कुछ बुक्स में 3 ATPs कंसिडर करते हैं, और कुछ में इन 2 ATP ऐसे होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं वापस उसको कीमियोस्मोसिस के प्रोसेस में। तो इस तरह जो नेट हमारे पास मिला के आते हैं वो 36 होते हैं। नेक्स्ट है द 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन प्रोटोप्लाज्म आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड तो न्यूक्लिक एसिड्स। क्योंकि जो फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है ना वो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके बारे में हम ये सोचते हैं कि एवोल्यूशन में ये वाले मॉलिक्यूल्स सबसे पहले बने होंगे। हमारे पास रॉ मॉलिक्यूल्स थे, लाइक अगर हम एवोल्यूशन की थ्योरी में देखें तो हम ये कहते हैं ना कि पहले सल्फ़र थी इन्वायरमेंट में, अमोनिया थी, हाइड्रोजन थी और मीथेन थी, टेम्परेचर हाई था अर्थ का। तो इन सारी चीज़ों को मिलाने से हमें यही मिलता है कि जो हमारे पास फंडामेंटल मॉलिक्यूल सबसे पहले बने होंगे वो ये है न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। इस बारे में एक एक्सपेरिमेंट भी एक साइंटिस्ट ने डिज़ाइन किया था 1953 में। उसने ये किया था कि ये आपकी बुक में नहीं है, वैसे जनरल नॉलेज के लिए, कि फ्लास्क में उसने एक फ्लास्क में वाटर लिया था
और उसको वेपोराइज करवाया था। जब वाटर वेपोराइज होता था, ऊपर एक और फ्लास्क था, उसमें वाटर जाके इकट्ठा हो जाता था। अब वो वेपोराइज वाटर जो हाई टेम्परेचर में था, मतलब एक हाई टेम्परेचर पे वेपोराइज हो रहा है, उस फ्लास्क में गया। उस फ्लास्क में उसने हाइड्रोजन रखी हुई थी, अमोनिया रखी हुई थी और मीथेन रखी हुई थी। जब वाटर जाता था उधर, इतना हाई टेम्परेचर था, तो उसने बाद में इस सारे जो मिक्सचर बनता था ना, उसको उसने कंडेंसेशन के प्रोसेस के थ्रू गुजारा कि गोल्ड वाटर के थ्रू उसको कंडेंस कराया। जब उसने वाटर को जब वापस जो आता था वाटर उसको ऑब्जर्व किया, तो उसमें देखा कि न्यूक्लिक एसिड और अमाइनो एसिड इस तरह की चीज़ें बनी हुई थी। मतलब कि उसने तो कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं रखी थी, उसने सिर्फ हाइड्रोजन, मीथेन और अमोनिया रखी थी, लेकिन उसको ये सारी चीज़ें मिल रही थी। यानी इससे भी हम ये कंसिडर कर सकते हैं, मतलब ये एक एविडेंस है कि जो सबसे पहले फंडामेंटली चीज़ें बनती है वो न्यूक्लिक एसिड्स है, अमाइनो एसिड्स हैं, लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, और उससे बाद इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन होगी, चेन स्ट्रक्चर बनती हैं। राइबोस इज़ अ पेंटोज शुगर दैट कंटेन, राइबोस पेंटोज शुगर है, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ये भी आपको एक टेबल आपकी बुक में, मतलब टेबल की फॉर्म में तो नहीं दिया हुआ, लेकिन आप अगर खुद इसको टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करके याद करें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जैसे आपकी बुक में कई जगहों पे 3 कार्बन शुगर है, एक एल्डिहाइड शुगर है जिसको हम एल्डो शुगर्स कहते हैं, एक कीटो शुगर होती है। जो एल्डो शुगर्स है उसमें 3 कार्बन शुगर सबसे पहले होती है, जिससे ग्लिसरैल्डिहाइड है, और कीटो में पहली 3 कार्बन शुगर जो होती है उसको डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन कहते हैं। सिमिलरली 4 कार्बन शुगर की बात करें तो एल्डो में एरिथ्रोस होता है, और कीटो में जो कीटो वाले वर्ड्स होते हैं उसमें लोस का वर्ड आता है। यानी अगर एल्डो एरिथ्रोस है तो कीटो क्या होगी, एरिथ्रीलोस होगी। सिमिलरली एल्डो राइबोस है, और जो कीटो शुगर है वो रिब्यूलोस है। इसमें एक और भी है कि राइबोस का जो अगर कार्बन नंबर 2 है उस पर अगर हम OH ग्रुप को रिमूव कर दें, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन को रिमूव कर दें उससे सिर्फ, तो उसको डीऑक्सी राइबोस कह लेते हैं कि उसमें से ऑक्सीजन रिमूव्ड है फ्रॉम कार्बन नंबर 2, जो DNA में शुगर होती है। इसी तरह जो 5 कार्बन होती है वो राइबोस है, 6 कार्बन जो होती है वो भी आपकी बुक में डिस्कस है। इसी तरह हेप्टोस, हेप्टुलोस, और इसी तरह ये सारे स्यूडो हेप्टुलोस, ये सारी शुगर्स होती हैं। तो इनको भी आप अपनी बुक में एक्टिविटी करके कंपाइल करें। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटीन्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड ऑफ यूनिट नोन एज अमाइनो एसिड्स। द अमाइनो एसिड इन विच द वेरिएबल आर ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय एच एटम इज। तो आपको सारे अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर याद होने चाहिए, केमिस्ट्री की बुक में दिए हुए हैं। ये सारे स्ट्रक्चर आपके माइंड में फुली याद होने चाहिए। मतलब कोई, जैसे हमारे पास ग्लाइसिन होता है जो सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है, जिसमें आर की जगह हाइड्रोजन होता है। एलानीन में CH3 होता है, वेलिन में प्रोपाइल ग्रुप होता है, ल्यूसीन में ब्यूटाइल ग्रुप होता है, और जो हमारे पास आइसोल्यूसिन होता है उसमें भी ब्यूटाइल ग्रुप होता है, लेकिन उसमें आइसोफार्म होती है ब्यूटाइल ग्रुप की। इसी तरह मैथ्योनिन में भी इथाइल और उसके बाद सल्फर और मिथाइल ग्रुप होता है। इसी तरह फिनाइल एलानीन में मिथाइल और फिर बेंजाइल और या एराइल ग्रुप होता है उसमें। और जो प्रोलीन होता है उसमें प्रोपाइल और उसके साथ प्रोपाइल ग्रुप होता है, लेकिन एक प्रोपाइल ग्रुप एक रिंग की फॉर्म में होता है कि उसका एक साइड कार्बन से, सेंट्रल कार्बन से अटैच होता है, दूसरा नाइट्रोजन से अटैच होता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ग्लाइसिन होगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 10 है हमारे पास, द टाइप ऑफ लिपिड्स विच डू नॉट कंटेन फैटी एसिड्स आर। इनमें कौन से लिपिड्स हैं जिसमें फैटी एसिड नहीं होते। तो स्टीरॉइड्स हैं जिनमें फैटी एसिड नहीं होते, लेकिन इनको हम फिर भी लिपिड्स कहते हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये लिपिड्स की तरह हाइड्रोफोबिक होते हैं, इनसोल्युबल इन वाटर होते हैं, इनकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ लिपिड्स जैसी होती हैं, और इनका जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है जैसे उनमें होता है वैसे मोस्ट ऑफ द प्रोसेस सिमिलर होते हैं, तो इसलिए स्टीरॉइड्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 11 है हमारे पास, इन विच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ शुगर्स। तो शुगर की फॉर्मेशन किस रिएक्शन में होती है, डार्क रिएक्शन में होती है। तो डार्क रिएक्शन जो होता है वो स्ट्रोमा में होता है, तो इसमें बीटा ऑप्शन विल बी करेक्ट वन, क्योंकि स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन हो रहा होता है। बाकी सारे डार्क रिएक्शन बुक में डिस्कस्ड है, उसको एक दफ़ा रीड आउट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, द कोलाइडल मिक्सचर ऑफ आयंस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड। न्यूक्लियस में जो मिक्सचर प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का, उसको हम क्या कहते हैं। तो जैसे साइटोप्लाज्म में ये सारा कुछ होता है, तो उसको हम, वो सेल का प्लाज्म होता है ना, सेल के लिए हम साइटो का वर्ड यूज़ करते हैं, तो उसको साइटोप्लाज्म कह देते हैं। इसीलिए जो सारा कुछ न्यूक्लियस में होगा तो उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कह देंगे, कि न्यूक्लियर के लिए न्यूक्लियो वर्ड यूज़ कर दिया, साइटोप्लाज्म के लिए हमने साइटो को वर्ड यूज़ कर दिया। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास,
Those nerves that originate from or lead to brain are called cerebral nerve, इनको cranial nerves भी कहते हैं. There are pair of cerebral nerves in human. तो human में इनके जो cerebral nerves हैं इनके 12 pairs present होते हैं. ये जो नर्व्स होती है ना ये ब्रेन से निकलती हैं और आप कह सकते हैं कि अगर ये नर्व्स ना होती तो आपकी बॉडी में मोस्ट ऑफ द फंक्शंस जो होते हैं वो परफॉर्म ना हो सकते. जैसे इनकी वजह से आप टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, हेयर कर सकते हैं, फीलिंग्स इनकी वजह से, फेशियल एक्सप्रेशंस जो आप देते हैं वो भी इन्हीं की वजह से. अब अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हैं, अब मूव करते हैं अपनी टंग को, मतलब कोई भी जो मैक्सिमम फंक्शंस है बॉडी परफॉर्म करती है वो इन्हीं नर्व्स की बदौलत है. तो ये 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स हैं हमारी बॉडी में. नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास. द हार्मोन दैट ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ मिल्क इन लैक्टेटिंग वुमेन इज. तो ये जो पंजाब में यूएचएस का पेपर आया है उसमें भी ये एमसीक्यूज आ चुका है. तो उसमें इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन ऐसा हार्मोन है जो मिल्क इंजेक्शन में जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं वो वाली वेव्स में, इसके अलावा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ये सारे प्रोसेस में जो हार्मोन यूज़ होता है वो ऑक्सीटोसिन है. नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास. द ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव अ सिंगल सेल्ड बॉडी विच परफॉर्म ऑल द वाइटल एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड. देखिए मैंने आपको ऑलरेडी एक लेक्चर में जब हमने पंजाब का यूएचएस का पेपर डिस्कस किया था आपको ये समझाया था कि एनिमल्स होते क्या है. आप हमेशा वर्ड देखते हैं एनिमल, तो एनिमल होता क्या है. उसमें मैंने आपको 3 शर्तें बताई थी जो एनिमल होने के लिए ज़रूरी है. एक शर्त है उनका लोकोमोशन, उनका मूवमेंट, ठीक है. दूसरी शर्त मैंने आपको बताई थी कि वो हेट्रोट्रोफ्स हो, मतलब अपनी खुराक खुद तैयार ना कर पाएँ. और तीसरी शर्त ये थी कि वो मल्टी सेलुलर हों. अब यहाँ पे वो सिंगल सेल्ड बॉडी का पूछ रहे हैं, यानी वो मल्टी सेलुलर नहीं कह रहे. मतलब जब अगर वो मल्टी सेलुलर कहते तो फिर हम फाइलम पोरीफेरा से लेके बाकी सारी फाइलम्स को देखते. लेकिन जब उन्होंने कहा सिंगल सेल्ड बॉडी है इसका मतलब वो प्रॉपर एनिमल नहीं है. और हमारे माइंड में आना चाहिए वो एनिमल नहीं तो फिर क्या होगा, तो वो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होंगे जिनको हम प्रोटोजोन्स कहते हैं. तो इसमें अल्फा ऑप्शन जिसमें प्रोटोजोआ लिखा है यानी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट वो करेक्ट होगा. नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 16 है हमारे पास. द वर्ड एनिलिडा इज ऑफ ग्रीक रीजन. एनिलस मीन. तो ग्रीक लैंग्वेज में जो एनिलस का मायने होता है उसका मतलब होता है लिटिल रिंग. जो हमारे पास फाइलम एनिलिडा या एनिलिड्स होते हैं उनमें रिंग्ड बॉडी होती है. जैसे आपने जब बारिश होती है तो मोस्टली जो होते हैं मट्टी वाले इलाके वहाँ पे देखे जाते हैं कि वहाँ पे अर्थवॉर्म्स बाहर आ जाते हैं. तो कुछ लोगों ने लीच देखी होंगी या पोलीचीटास देखे होंगे. तो मोस्टली अर्थवॉर्म तो मोस्टली लोगों ने देखा होगा. तो उसकी अगर हम बॉडी को ऑब्जर्व करें तो उनमें लिटिल रिंग्स प्रेजेंट होती है. तो एनिलस या एनिलिडा का जो मायने होता है उसका मायने होता है लिटिल रिंग. तो अल्फा करेक्ट होगा. नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द कोएंजाइम्स आर डिराइव्ड डेरिवेटिव्स ऑफ. जो ज़्यादातर कोएंजाइम्स होते हैं वो विटामिन या मिनरल से डिराइव किए जाते हैं. तो इसमें बीटा ऑप्शन विल बी करेक्ट वन. जेनेटिक ड्रिफ्ट इज चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू. एवोल्यूशन वाले चैप्टर में से क्वेश्चन है जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है. बेसिकली इसमें अगर हम हाई लेवल पे देखें ना तो आपकी बुक पे जस्ट इसकी 2 लाइंस हैं. लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इसमें हम एक फाउंडर्स इफेक्ट पढ़ते हैं और एक बोटल नेक इफेक्ट पढ़ते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट में. ये जैसे एक बोटल है ना तो बोतल का बारीक सा मुंह होता है, ऊपर से वो मोटी होती है. तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है कि उस बारीक से मुंह से मतलब मैक्सिमम जो अलील होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं रैंडमली. इसमें कोई भी ये नहीं होता कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट या कुछ इस तरह को. तो हमारे पास थोड़े से अलील्स, थोड़े से फिट ऑर्गेनिजम्स बचते हैं और वो ऑर्गेनिजम्स नेक्स्ट एवोल्यूशन में रोल प्ले करते हैं. तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होती है एक रैंडम चांस होता है कि एक रैंडम इवेंट होता है जिसमें कोई भी सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं होता. तो ये एवोल्यूशन में एक बड़ी चीज़ होती है. अगर हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स को रीड करें तो उसमें इसका काफ़ी जिक्र होता है. नेक्स्ट है हमारे पास द बेसिस ऑफ लेमार्क थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इज. डार्विन से पहले जो हमारे पास थ्योरी थी वो लेमार्किज्म की थी, लेमार्क की थ्योरी थी. लेमार्क की थ्योरी में जो बेसिक चीज़ थी वो ये थी कि उसमें 3 बेसिक उसने क्राइटेरियाज दिए थे. एक क्राइटेरियाज वर्ड नहीं होता, क्राइटेरिया ही प्लूरल वर्ड होता है. तो उसने 3 बेसिक क्राइटेरिया दिए थे. उनमें एक ये था कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स.
जो एक्वायर्ड करैक्टर्स हैं उनकी इनहेरिटेंस उसने कहा था होती है। जैसे उसने फिर इसमें एक जिराफ की एग्जांपल दी थी, लेकिन बाद में इस थ्योरी को रिजेक्ट किया गया कि सिर्फ उन्हीं करैक्टर्स की इनहेरिटेंस होती है जो जेनेटिक लेवल पे होते हैं, जो अलीलिक लेवल पे होते हैं, जो जीन्स के लेवल पे होते हैं। तो बहरहाल उसने इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करैक्टरिस्टिक की बात की थी, तो यहाँ पे चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 20 MCQs है। Which one of the following part of human respiratory system forms the gas exchange surface? गैस एक्सचेंजिंग सरफेस। तो जो गैस एक्सचेंज की सरफेस होती है, मतलब वो वाली जगह जहाँ से डायरेक्टली ब्लड और लंग्स का तल्लक होता है, वो हमारे पास एल्वुलाई होती हैं। एल्वुलाई क्या करते हैं कि जो इनमें ऑक्सीजन होती है वो डायरेक्टली ब्लड को दे रहे होते हैं। कैपिलरी का रिच नेटवर्क होता है वहाँ पे, तो वहाँ कैपिलरीज के नेटवर्क की वजह से यहाँ पे डायरेक्ट सरफेस बन रही होती है, जो रेस्पिरेटरी सरफेस हम कह सकते हैं या रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज सरफेस कह सकते हैं। तो उसमें एल्वुलाई करेक्ट होगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 21 है हमारे पास। द एवरेज एडल्ट ह्यूमन हैज़ लंग कैपेसिटी ऑफ अप्रोक्सीमेटली। तो अगर हम ओवरऑल और एवरेज लंग कैपेसिटी की बात करें तो वो हमारे पास 5 लीटर्स होती है। लंग कैपेसिटी ये होता है कि हमारी जो लंग्स हैं वो कितना मैक्सिमम एयर को स्टोर कर सकती हैं। जैसे अगर हम देखें कि कुछ जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अगर भागे तो ज़्यादा नहीं भाग सकते, कुछ जो है वो तेज़ तेज़ रेस्पिरेशन करते हैं, कुछ बहुत स्लो रेस्पिरेशन करते हैं। मतलब ये सारे प्रोसेस लंग कैपेसिटी पे डिपेंड करती हैं, और आपकी लंग कैपेसिटी आपकी 25 साल की उम्र तक मैक्सिमम होती है। उसके बाद जब आपकी 35 साल की उम्र हो जाती है, मतलब 25 से 35 तक तो कॉन्स्टेंट होती है, लेकिन 35 के बाद दोबारा ये कम होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट MCQ नंबर 22 है हमारे पास। द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, टेक प्लेस इन विच पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें बेसिकली मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देती हूँ कि टेस्टिस की कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो उसमें 3 मेजर चीज़ें होती हैं। एक उसमें सेमनिफेरियस ट्यूब्यूल्स होती हैं, दूसरी उसमें जर्मिनल एपिथेलियम होता है, और तीसरा उसमें सर्टोलाई सेल्स होते हैं। सर्टोलाई सेल्स बेसिकली ये सोमैटिक सेल्स होते हैं, लेकिन जब ये जर्मिनल एपिथेलियम के पास आते हैं या मैमल्स में ये उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो तब हम इनको सर्टोलाई सेल्स कह देते हैं। ये नरिशमेंट वगैरह का रोल प्ले करते हैं। अब सेमनिफेरियस ट्यूब्यूल्स जो हैं, इनमें जो प्रोसेस होना होता है वो क्या है कि उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होना होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के फर्दर 2 प्रोसेस होते हैं। एक होती है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस को आगे हम डिवाइड करते हैं फर्स्ट प्रोसेस और सेकंड प्रोसेस में, स्पर्मियोजेनेसिस में और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स में। पहले स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन होती है, फिर स्पर्मियोजेनेसिस होती है। तो स्पर्मेटिड कैसे बनते हैं? इसमें जर्मिनल एपिथेलियम यूज़ होता है, लेकिन जो जगह यूज़ हो रही होती है वो सेमनिफेरियस ट्यूब्यूल्स है। जर्मिनल एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और ये जो मतलब जब ये स्पर्मियोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड में इन्वॉल्व होते हैं, तब हम इनको प्राइमोर्डियल या प्रीमोर्डियल सेल्स कहते हैं। ये जो जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स होते हैं, इनमें क्या होती है, इनमें 3 प्रोसेस होते हैं। एक होता है कि इनमें मल्टीप्लिकेशन होती है। ये जो प्राइमोर्डियल या जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स होते हैं, मल्टीप्लिकेशन के बाद इनमें थोड़ी सी ग्रोथ फेज़ आती है, फिर इनमें मैचुरेशन फेज़ आती है। मतलब टोटल 3 फेजेज होती है, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैचुरेशन। इसमें जब ये मल्टीप्लिकेशन फेज़ होती है तो तब क्या होता है कि स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियल सेल्स बन जाते हैं। मतलब इनमें स्पर्मेटोगोनियल सेल्स बन जाते हैं। इनकी कोई भी प्रॉपर शेप नहीं होती, ना ही ये डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं। मतलब एक बहुत ही रफ स्ट्रक्चर होती है जो इनकी मल्टीप्लिकेशन से बनती है, जिनको हम स्पर्मेटोगोनियल सेल्स कहते हैं। स्पर्मेटोगोनियल सेल्स के बाद इनमें मल्टीप्लिकेशन हो चुकी होती है, अब इसमें ग्रोथ की फेज़ आती है। ग्रोथ फेज़ में क्या होता है कि इनका साइज़ इंक्रीज़ होता है। मतलब सिर्फ साइज़ इंक्रीज़ होता है, इसमें ये क्रोमेटिन को यूज़ करते हैं और इनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। इसके नतीजे में जो चीज़ बनती है उसको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। यानी सबसे पहले हमारे पास क्या आते हैं, स्पर्मेटोगोनियल, जो कि प्राइमोर्डियल सेल्स की मल्टीप्लिकेशन से बने थे। स्पर्मेटोगोनिया के बाद हमारे पास ग्रोथ फेस आई। ग्रोथ फेस में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने हैं अभी तक, ये डाइप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ हैं। इसके बाद इनमें नेक्स्ट फेज आती है, उनको हम मैचुरेशन फेज कहते हैं। मैचुरेशन फेज में म्यूसिस होती है, जिसमें साइनेप्सिस होती है, कियाज्मा फॉर्मेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, डीएनए रेप्लिकेशन डुप्लीकेशन होती है, और इस तरह जो होमोपाइटिक डिवीजन होती है इनमें।
तो जब ये सारा प्रोसेस होता है, सबसे पहले मतलब हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थे, उसमें ये सारा प्रोसेस हुआ, उसमें होमोटाइपिक डिवीजन हुई जिसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में हेट्रोटाइपिक डिवीजन हुई जिसमें हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बन गए। उसके बाद इन स्पर्मेटिड्स में चेंजेस आती हैं, मतलब इनमें एक्रोसोम ऐड होता है, इनका जो न्यूक्लियस होते हैं उसकी शेप चेंज होती है, मतलब सारे जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनमें डिफरेंट शेप्स के न्यूक्लियस होते हैं। इसी तरह उनमें बाकी चेंजेस आती हैं, उसमें एंजाइम्स की जो लोकेशन होती है वो सारा कुछ चेंज होता है। तो एट द एंड ये प्योर स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्मियोजेनेसिस के बाद, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस था, तो ये सारे सेमनिफेरियस ट्यूब्यूल में हो रहा होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल हैज़ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो जो स्पर्म सेल्स होते हैं इनमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। उनमें जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वो डाइप्लाइड होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये डाइप्लाइड होते हैं, बाकी सारे हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ होते हैं। जो स्पर्मेटोसाइट होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटिड्स होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, इन सब में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट MCQ नंबर 24 है, द जॉइंट्स इन विच आर्टिकुलेटिंग बोन्स आर सेपरेटेड बाय फ्लूइड कंटेनिंग जॉइंट कैविटी आर कॉल्ड। तो ये साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स में बेसिकली ये होता है कि ये बोन्स के उन बोन्स के दरमियान होती हैं जहाँ पे उन जगहों पे होती है जहाँ पे दो बोन्स एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करती है, जैसे हमारे शोल्डर में, हमारे हिप में, नी में, एल्बो में, मतलब ये सारी जो लोकेशंस होती है इसमें साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स में जैसे इन्होंने बोला कि फ्लूइड कंटेनिंग जॉइंट कैविटी, तो इसके टोटल 4 कंपोनेंट होते हैं साइनोवियल जॉइंट में किसी के भी। तो सबसे पहले बोन है, फॉर एग्जांपल 2 बोन्स हैं, उनके दरमियान ये जॉइंट बनने, उनके बोन्स की जो कवरिंग होगी ना उस कवरिंग पे कार्टिलेज होगा, वो क्या करेगा, शॉक अब्जॉर्बर का काम करेगा। ये बड़े ही एफिशिएंट जॉइंट्स होते हैं। तो वहाँ पे कार्टिलेज होगा। कार्टिलेज के बाद इनमें जॉइंट के ऊपर एक कैप्सूल होगा जिसको हम जॉइंट कैप्सूल कहते हैं, कि जो फिब्रस मटेरियल से बना होगा, जॉइंट को कवर करेगा। उसके बाद इनमें साइनोवियल फ्लूइड होता है, वो एक लुब्रिकेशन का काम देते हैं। जैसे आपकी गाड़ियों में ऑयल डालते हैं ना, वो जो गाड़ी के इंजन में डालते हैं कि उसको लुब्रिकेट करते हैं, सिमिलरली साइनोवियल फ्लूइड होता है जो लुब्रिकेशन में काम करते हैं। एक फिर साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है जिसमें जॉइंट जो होते हैं वो कैप्सूल के गिर्द होती है ये, और ये साइनोवियल फ्लूइड इसी मेम्ब्रेन से ही रिलीज़ होता है। तो ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं, तो यहाँ पे साइनोवियल जॉइंट हमारे पास करेक्ट होगा। द जॉइंट्स प्रेजेंट इन एल्बो एंड नी आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इंजाइम्स। तो जो एल्बो एंड नी में जॉइंट्स होते हैं वो हिंग जॉइंट्स होते हैं। हिंग जॉइंट्स कैसे कह सकते हैं, क्योंकि एल्बो और नी का जॉइंट जो होता है वो एक ही प्लेन में मूवमेंट शो करता है। ये भी पंजाब के UHS पेपर में भी MCQs आया है कि ये वाला MCQ ही। तो हिंग जॉइंट जो होते हैं वो एक प्लेन में मूवमेंट शो करते हैं। इनमें जो सरफेस होती है वो कार्टिलेज से कवर्ड होती है, साइनोवियल फ्लूइड की लुब्रिकेशन होती है, मतलब सारे साइनोवियल बड़े फंक्शन इसमें होते हैं। तो इसमें 4D ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 26 है हमारे पास, अ मैन ऑफ ब्लड ग्रुप A मैरीज अ वुमेन ऑफ ब्लड ग्रुप B एंड दे हैव 1 चाइल्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चाइल्ड्स ब्लड इज करेक्ट। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, तो इसमें हम मल्टीपल चीज़ें कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर दोनों होमोजाइगस हैं तो उनके सारे जो किड्स होंगे वो AB होंगे ब्लड ग्रुप के साथ। अगर दोनों हेट्रोजाइगस है तो उनके किड्स AB भी होंगे, A भी होगा, B भी होगा और O भी होगा, मतलब ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो इसलिए डेल्टा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 27 है हमारे पास, red green color blindness is a recessive sex linked trait that renders individuals unable to distinguish shades of red or green and both appears as। तो जब रेड और ग्रीन्स की जो शेड हैं उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते ये, तो उसमें ये ग्रे कलर में अपीयर होते हैं। नेक्स्ट MCQ नंबर 28 है हमारे पास, द स्टेटमेंट द मेम्ब्रेन इज़ लाइक अ सी ऑफ लिपिड्स इन विच प्रोटीन्स आर फ्लोटिंग रिप्रेजेंट। तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की स्टेटमेंट है जो कि हमारे पास सिंगर और निकल्सन का मॉडल है। हम उसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल या सिंगर निकल्सन मॉडल कह सकते हैं। ये वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन है। उसमें सेल मेम्ब्रेन एक फ्लूइड सा स्ट्रक्चर होती है और इसमें कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड्स जो होते हैं ना इसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन कर रहे होते हैं। सिमिलरली प्रोटीन्स उनमें फ्लोटिंग स्टेट में होती है और उसमें लिपिड्स क्योंकि काफ़ी क्वान्टिटी में होते हैं तो इसलिए इसको सी ऑफ लिपिड का हम वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट MCQ नंबर 29 है हमारे पास, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग इज़ मेन रोल ऑफ।
तो जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका एक मेन रोल होता है कि ये ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन कर सकता है। सिर्फ ड्रग्स नहीं, काफ़ी विनम्स होते हैं, काफ़ी जो हमारे पास ऐसी चीज़ें होती हैं जो बॉडी के लिए ठीक नहीं होती, उनकी डिटॉक्सिफिकेशन भी इन्हीं के थ्रू होती है। तो ये सारा प्रोसेस मोस्टली लीवर में हो रहा होता है। तो लीवर में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं कि इनमें एंजाइम्स होते हैं जो डिटॉक्सिफिकेशन में रोल प्ले करते हैं। तो उन एंजाइम्स को यूज़ करके ये डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। और नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 30 है हमारे पास, द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास ऐसी ऑर्गेनेल्स हैं जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये विद एन ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिजम्स, यानी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गेनिज्म है जो अपना पूरा फंक्शन एज अ कंप्लीट सेल, एज अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, एज अ सेपरेट एंटिटी प्ले करते हैं। तो इनमें हमारे पास सर्कुलर डीएनए होता है, क्योंकि ये कंसिडर किया जाता है कि ये बैक्टीरिया से डिराइव्ड है। बैक्टीरिया का डीएनए भी सर्कुलर होते हैं। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए भी सर्कुलर होते हैं। इनमें राइबोसोम्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, मतलब ये सारे कुछ होता है, जिसके डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो ये 30 एमसीक्यूज़ की डिस्कशन है। नेक्स्ट 30 एमसीक्यूज़ की डिस्कशन पार्ट 2 में अपलोड हो जाएगी। आई होप ये आपको समझ आ गई होगी। मैक्सिमम एमसीक्यूज़ को काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने समझा दिया है। तो अगर फिर भी कुछ नहीं समझ आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।